तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कोरोना के केसेस हालांकि अभी कम हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरी खबर ये भी है कि कम इसलिए भी हो रहे हैं कि आजकल टेस्ट उतना नहीं हो रहा है। ज़्यादातर स्टेट जो गवर्नमेंट है, पहले जितने टेस्ट हो रहे थे अब टेस्ट कम है, तो जब टेस्ट कम होंगे तो रिपोर्ट भी कम होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अब भी जो है कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले कई बार इसी कहानी में मैंने आप लोगों से क्राइम के अलग अलग तरीक़ों के बारे में जिक्र किया है। कभी कभी सोचता हूं इंसानी दिमाग, हालांकि कहा जाता है उससे ख़तरनाक कोई चीज़ तो है ही नहीं। क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या सोचते हैं। अब कोरोना में भी लोग तरकीब निकाल लेते हैं, कैसे क्राइम से कोरोना को जोड़ना है, कोरोना को कैसे ढाल बनाना है। एक तरफ कोरोना की मारामारी, महामारी, इतने सारे लोगों की जान, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग कोरोना के चपेट में आए, लाखों लोग उनकी जान गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसी कोरोना को क्राइम करने के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इंसानी खुराफाती दिमाग की उपज है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, एक ऐसी उसकी प्रेमिका की है कि कैसे इन्होंने एक कत्ल को छुपाने के लिए, उस कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए क्या क्या प्लानिंग की। कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके की है। इस दुर्ग ज़िले के एक जगह है भिलाई चरोदा। भिलाई चरोदा में 25 जनवरी की अभी बात है, 25 जैन, मतलब हफ्ता भर पुरानी खबर है ये। पुलिस के पास कॉल आती है कि एक शख्स जिसका नाम सुनील शर्मा है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, उसकी लाश उसके घर में ही पड़ी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस पहुंचती है मौके पर। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है। पता चला सुनील अपने बीवी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, ठीक ठाक शरीफ आदमी था, अपना काम करता था, नौकरी करता था, ज़िंदगी सही चल रही थी। तो हुआ क्या, तो पूरी कहानी जो पुलिस ने पता की तो पता चला कि सुनील की जो वाइफ थी और उसके बच्चे उसी घर में, जिस घर में सुनील की लाश मिली, एक कमरे के अंदर बंद थे, और कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी गई थी, किसी कातिल ने लगाई थी, जो भी कातिल था, और ये लोग अंदर ही थे। इसके बाद काफ़ी देर तक इन्होंने दरवाज़ा पीटा। अजीब सी बात थी, क्योंकि घर की कुंडी बाहर से कोई बंद कर दे, ऐसा हुआ नहीं कभी। और पति उस रूम में नहीं, पति दूसरे कमरे में। तो पत्नी ने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी तक आवाज़ पहुंची नहीं, शायद पड़ोसियों तक भी। तो फिर उसने अपना दिमाग लगाया, उसने फ़ोन उठाया और मोबाइल पे अपने करीब ही मोहल्ले में रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन किया। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं घर में फंसी हुई हूँ, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, किसी ने बाहर से लगा दिया है और कोई पड़ोसी भी नहीं सुन रहा है। रिश्तेदार ये सुनकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं आते हूँ, और उन्हें लगा किसी ने मजाक किया हो। वो घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते हैं, जैसे ही मेन सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि घर के मालिक सुनील शर्मा की खून से लथपथ लाश बाहर के कमरे में पड़ी थी। बदहवास वो लोग किसी तरह से उस कुंडी को खोलते हैं जिसके अंदर सुनील शर्मा का पूरा परिवार बंद था। वो लोग बाहर आते हैं, लाश देख कर चीख पुकार मच जाती है, रोना धोना हो जाता है। इसी के बाद कोई पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, पुलिस देखती है सब कुछ, मामले जो है वो कत्ल का था। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। अब घर के अंदर जो चश्मदीद हैं वो सुनील की पत्नी और बच्चे ही हैं। तो उनसे पूछा जाता क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि रात का वक्त था और हमें कुछ मालूम नहीं, हम कमरे के अंदर थे, अचानक हमें दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। हमने पूछा कौन है, किसी की आवाज़ नहीं, सुनील की भी आवाज़ नहीं आई, और उसके बाद दरवाज़ा बंद था और हमने कुछ देखा नहीं। अच्छा, पुलिस ने सारे दरवाज़ों की, घर की सारी तफ्तीश तलाशी ली। ये भी देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो सकता है कि नहीं, वो नामुमकिन था, और कोई घर में था नहीं। तो अब कौन दरवाज़ा बाहर से बंद कर सकता है? तो सीधा सा इसका जवाब था, वही शख्स जो कातिल हो। पुलिस ने सारे बयान दर्ज किए, सारे घर की तलाशी ली, सारे एविडेंस उठाए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पता करना शुरू किया कि सुनील शर्मा की किससे दुश्मनी हो सकती है, बट कोई सुराग नहीं मिला।
आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, बहुत ज़्यादा तो कैमरे से मदद मिली नहीं, लेकिन कुछ कैमरे थे उसमें भी कोई गवाही, कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला। अब ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था पुलिस के लिए, कोई सबूत नहीं मिल रहा। घर के लोग जो हैं वो घर के अंदर बंद थे, पत्नी बच्चे। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस दोनों परिवार से पूछ रही थी, सुनील के भी घर वालों से, उसके सुनील की पत्नी के घर वालों से भी, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ ऐसी बात नहीं बताई। सभी को यही था कि ये दोनों एक अच्छा पति पत्नी और बच्चे थे, घर में रहते थे। पुलिस की तफ्तीश चलती रही, लेकिन फिर पुलिस को कुछ पूछताछ के दौरान एक नए कैरेक्टर के बारे में पता चला। पुलिस को पता चला कि एक धीरज नाम का शख्स है, जिसका सुनील की पत्नी रानी के साथ काफ़ी उठना बैठना है, मिलना जुलना है। अब पुलिस ने धीरे धीरे उस धीरज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, तो पता चला पड़ोसियों से, अलग से। यहाँ पे पुलिस ने बड़ी एहतियात के साथ, खामोशी के साथ, ताकि किसी को पता न चले, रानी और धीरज के रिश्तों के बारे में परतें उधेड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हाँ, रानी और धीरज के बीच एक करीबी रिश्ता था। फिर बात पूछताछ में आगे बढ़ी तो पता चला कि दोनों में प्यार था। और जब ये नई चीज़ें, नई एंगल पुलिस के सामने आई तो लगा कि ये कुछ मामला गड़बड़ है। फिर वहीं से पुलिस को वो सारी जो अपनी थ्योरी थी कि दरवाज़ा बाहर से बंद था, और अगर ये कत्ल कोई जानने वाले ने किया है और इस कत्ल में घर के लोग शामिल हैं, तो फिर ये प्लानिंग के साथ हो सकता है कि घर के कुछ लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दो, बाहर से कुंडी लगा दो। तो पुलिस को लगा कि उसने केस सुलझा लिया है, धीरज कातिल है। और धीरज ने ये किया है क्योंकि धीरज और सुनील की पत्नी के बीच में रिश्ते थे, शायद सुनील को पता चल गया हो। अब पुलिस को लगा कि केस आसान है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है धीरज के घर, लेकिन धीरज के घर जाते ही जो जानकारी वहाँ से मिलती है, उसके बाद पुलिस को लगता है कि फिर से वो वापस बैकफुट पे, केस अनसुलझा है। घर जाने के बाद पता चलता है कि धीरज 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव है और बाकायदा उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से, और वो वहीं पे एडमिट है। अब पुलिस ने कहा हो सकता है, एक तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए कोरोना को लेके बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जब उसकी रिपोर्ट देखी, फिर हॉस्पिटल एक टीम गई, तो पता चला कि वाकई वो कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टरों ने भी कहा कि हाँ ये पॉजिटिव है, सारे सिम्टम भी वैसे ही थे, फीवर भी था, कोल्ड भी था। अब पुलिस को यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो कि जिस दिन कत्ल हुआ, यानी कि 25 जनवरी 25 जैन, और ये जो एडमिट हुआ है वो तारीख़ ये बता रही है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो कोरोना पॉजिटिव है तो ये फिर हॉस्पिटल में है, तो कत्ल कैसे करेगा। अब पुलिस उलझ कर रह गई। अब दूसरा ये भी था, यहाँ पे देखिए कोरोना ने कैसे चीज़ें बदल दी हैं। अब पुलिस को उससे पूछताछ भी करनी है, लेकिन पूछताछ पुलिस कर भी नहीं सकती क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है, आइसोलेशन में है, अलग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, दूरियां हैं। तो अब आप जाके पूछताछ का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकते, कहीं आप ना पॉजिटिव हो जाए। तो कोरोना कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे सारी काम भी कर जाती है। अब पुलिस बेचैन है, उसको बात करनी है धीरज से, लेकिन धीरज कोरोना पॉजिटिव, क्या करे। फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, कोई सुराग कुछ नहीं मिल रहा कि कातिल कौन है, लेकिन अपना काम पुलिस ने कंटिन्यू रखा। इसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि पुलिस को लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। पुलिस ने हॉस्पिटल, कोरोना टेस्ट, कोरोना रिपोर्ट, इन सब चीज़ों को देखना, फिर से पड़ताल करनी शुरू की। उसके बाद इधर वक्त बीत रहा था, धीरज हॉस्पिटल में था, सच्चाई वही बता सकता था, पुलिस का सारा शक उसी पर था, लेकिन उसके ठीक होने का इंतज़ार करना ज़रूरी था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव था। खैर, धीरज का दोबारा टेस्ट हुआ, ऊपर वाले के करम से वो नेगेटिव हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही धीरज को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। कुछ देर के पूछताछ के बाद धीरज टूट गया और पूरी कहानी सामने आ गई। कहानी ये थी कि धीरज सचमुच कोरोना पॉजिटिव हुआ था और धीरज
रानी से भी प्यार करता था। अब रानी से भी प्यार कर रहा है और कोरोना भी हो गया और उधर सुनील को ये बात पता भी चल गई है। और बीच में एक और चीज़ हुई है। एक और शख्स था संदीप नाम का। संदीप नाम के शख्स से धीरज ने कुछ पैसे उधार लिए थे और उससे ये कहकर लिए थे उधार कि हम तुम्हें कहीं अच्छी नौकरी दिला देंगे, इस पैसे को कहीं रिश्वत देना सरकारी बाबुओं को, तो इतने पैसे लगेंगे। संदीप को नौकरी की ज़रूरत थी, उसने पैसे दे दिए। अब लेकिन नौकरी भी नहीं लगी, उसके बाद वक्त भी बीत रहा है, तो उसने तकाजा करना शुरू किया। उसने कहा मैं पैसे दे दो। तो अब वो पैसे दे नहीं सकता था, तो अब क्या करें। इसी बीच में सुनील जो कि सारी चीज़ें जान चुका था दोनों के रिश्तों के बारे में, वो अलग एक तनाव बना हुआ था। उधर प्रेमी से पैसे जो उधार लिए थे उसने रानी को अलग तनाव में डाला हुआ था। तो कुल मिला के दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो एक अजीब कश्मकश थी रानी के साथ भी और उधर धीरज के साथ भी, क्योंकि उन्होंने संदीप के नाम के शख्स से उधार पैसे लिए, वक्त पे पैसा लौटा नहीं रहे। सुनील को उधर उनके रिश्तों के बारे में पता चल चुका है। सारी उलझनें, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। फिर आखिरकार संदीप ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुमने हमें पैसे हमारे नहीं लौटाए तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे और तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, हमें ठगने का, झूठ बोलने का, पैसा न देने का। तो इससे धीरज डर गया। फिर उसने रानी को आगे किया और उसने कहा कि देखो रानी गारंटी ले रही है, हम पैसे तुम्हें दे देंगे। तो उसने बोला एक डेट बताओ। उसने कहा 25 जनवरी, 25 जनवरी को हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। संदीप ने इस धमकी के साथ उन्हें मान ली उनकी बात कि अगर 25 जनवरी तक पैसे नहीं लौटे तो वो जाकर पुलिस में सारी कंप्लेंट कर देगा। रानी और धीरज ने कहा ठीक है, 25 जनवरी को पैसे मिल जाएंगे। अब बात आई गई हो गई, 25 जनवरी करीब आ रहा है, पैसे का इंतज़ाम हुआ नहीं। अब क्या करें। इधर सुनील लगातार रानी और संदीप के रिश्तों को, जो धीरज के रिश्ते को लेकर उनमें झगड़ा चल रहा था। अब जब 25 जनवरी की तारीख करीब आ गई तो इसी दौरान में 24 तारीख को कुछ ऐसे सिम्टम आए, 23 और 24 को धीरज को, उसको फीवर आ गया, कोल्ड था। तो उसे लगा, और आसपास में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा था, आजकल आपको पता है हर जगह कोरोना हो रहा है, तो उसके सिम्टम से उसे लग गया कि उसे कोरोना हो गया। फिर भी उसने जाकर टेस्ट कराया। 25 तारीख की सुबह, बल्कि 24 की रात उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में वो पॉजिटिव निकला। अब वो पॉजिटिव था। 25 तारीख पैसे देने का लास्ट डेट था। उसने रानी को ये बात बताई, पैसे का इंतज़ाम हुआ नहीं कि अब क्या करें। अब बहुत सारे क्राइम करने के लिए अलग अलग मोटिव और तर्क होते हैं, यहाँ बहुत ही अजीब सा मोटिव था। रानी और धीरज ये तय करते हैं कि हमने अगर संदीप को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के पास जाएगा, बेइज्जती होगी, फिर और भी चीज़ें खुलेंगी, भांडा फूटेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक तीर से दो शिकार करते हैं। उन्होंने ये प्लान किया कि सुनील को, यानी रानी, अपने पति को रास्ते से हटा दे और इस काम में धीरज उसकी मदद करे। तो अगर रानी के पति की मौत हो जाती है तो फिर सुनील और, बल्कि धीरज और रानी, ये दोनों आज़ाद हैं, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा। और दूसरा इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर सुनील की हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो 25 तारीख को संदीप को पैसे देने का जो वादा किया है, जो डेडलाइन है, उसे जब पता चलेगा कि मेरे पति की मौत हो गई, कत्ल हो गया, तो इंसानियत के नाते कम से कम वो उस वक्त पैसे नहीं मांगेगा, तकाजा नहीं करेगा और फिर कुछ और मोहलत दे देगा। और तब तक तो देख लेंगे, क्योंकि सुनील के पास भी बहुत सारे पैसे हैं, उसी में से निकाल कर दे दिया जाएगा। तो ये उन्होंने प्लान किया कि संदीप को पैसा न दे पाए और 25 तक इंतजाम नहीं हुआ तो उसके लिए सुनील यानी अपने ही पति का कत्ल कर दे। उस कत्ल के एवज़ में संदीप उनसे पैसे नहीं मांगेगा और बाद में सुनील के पैसे निकाल कर संदीप को दे देंगे। इसी के बाद धीरज पहुंचता है रानी के घर तय प्लान के मुताबिक। इसके बाद रात को वो सरिया और उनसे हमला करता है, सुनील का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद, अच्छा उस वक्त तक बच्चे दूसरे कमरे में थे, उसने कुंडी लगा रखी थी, पर रानी उसके साथ थी। फिर ये सब कुछ करने के बाद वो रानी को भी उस कमरे में भेजता है, बाहर से कुंडी लगाता है और वहाँ से सीधा निकलकर वो अपनी उसी पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है, ये कहते हुए कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब पॉजिटिव रिपोर्ट थी,
अच्छा इस वक्त इतना क्राइसिस नहीं है जो लास्ट ईयर मार्च अप्रैल मई जून में हुआ था कि बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी आपाधापी थी नहीं। तो उसकी इस रिपोर्ट को देखते हुए और उसकी इस बात को देखते हुए कि उसके सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अस्पताल में उसे बेड मिल गया, आइसोलेशन में उसे डाल दिया गया। अगले दिन सुबह इस कत्ल की कहानी खुली और उसके बाद कई दिनों तक तफ्तीश के बाद जब शक की सुई धीरज पर आई तो पता चला कि वो तो कोरोना से ग्रसित होकर ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो कत्ल कैसे कर सकता है। लेकिन फिर सारी तफ्तीश ने सारी कहानी खोल दी। रानी और धीरज अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने सोचा और कोरोना को जुआड़ बनाया वो अपने आप में फिर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कैसे लोग मुसीबतों, महामारियों, बीमारियों, मौत, इनसे भी कोई ना कोई तरीका ईजाद करते हैं क्राइम करने का। अब कोरोना और पॉजिटिव और हॉस्पिटल ये दिमाग लगाया था एक कत्ल करने के लिए ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। लेकिन आखिर में फिर वही बात है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कानून के लंबे हाथ धीरज तक भी पहुँचे, रानी तक भी पहुँचे और अब दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं। तो ये थी कहानी। लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले सिलसिला। प्रीति सिंह आज इनका जन्मदिन है और अंकुर पांडे जी की पत्नी उन्होंने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। भारत चौहान का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भारत। फरहान इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे फरहान। और सलमान शरीफ ने भेजा, ये उनके फादर हैं। प्रिया बाघेरवाल इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिया जी। और इंदौर से हैं ये। आयुष इनके पति हैं और युवराज बेटे उन्होंने भेजा है। मोहम्मद कलीम का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कलीम। शिव शंकर भादगीर इनका भी आज जन्मदिन है, हिंगोली से हैं ये, बल्कि 1 फरवरी को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आदित्य आनंद इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदित्य। और अक्षय आनंद ने भेजा है। साथ ही सुमित एंड योगन्या इनकी एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। विनय अहलावत ने भेजा है। शशांक सिंह ये इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गांधी जी की जो अस्थियां थीं उसको लेकर एक कहानी इन्होंने कहीं सुनी, उसके बारे में तो मैं डिटेल में निकाल कर आपको बताता हूँ। प्रदीप पालीवाल है और इनका कहना था कि ब्रांड को जो ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी सुनाई थी तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, फिर उसको फांसी क्यों नहीं हुई। तो अमेरिका में डेथ पेनल्टी पे रोक थी, इसलिए इसको फांसी नहीं हुई, आप लाइफ इम्प्रिजमेंट ही दे सकते हैं। प्रकाश राफ्ते हैं और ये यवतमाल से हैं और इनके एक दोस्त हैं कैलाश रघुनाथ। इन्होंने मैथ में पीएचडी की है और इस गांव में इतना ज़्यादा बेहतर पढ़ाई लिखाई करने वाले ये पहले हैं शायद। तो कैलाश रघुनाथ जी की वजह से इनका कहना है कि पूरे गांव को फ़ख्र है, हम सबको भी फ़ख्र है। तो ऑल द बेस्ट कैलाश जी, और आप आगे तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। दीपेन लिंबू हैं और ये इटली टनल से गायब एक ट्रेन जो 1911 में हुई थी वो सुनना चाहते हो, शायद मैंने ये कहानी सुनाई है, तो आपको इसी क्राइम तक की कहानी में मिल जाएगी। सुश्री बैनर्जी हैं, इनका कहना, और भी कई लोगों ने कहा कि मेरी शक्ल संजीव कुमार से मिलती है, पता नहीं, मुझे कभी देखा नहीं उस ध्यान से। रितेश गुनाले हैं लातूर से। इसके अलावा शमा परवीन हैं और ये दिलशाद एंड ममता की लव स्टोरी सुनना चाहती हैं। शेखर वाघ हैं, इन्होंने भी कुछ कहानियों की फरमाइश की है। तुषार है महाराष्ट्र से। इसके अलावा अतुल्य हैं बिहार, इनका पूछना कि बिहार में कभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो गांधी मैदान में तो एक हुआ था ही। नरेंद्र तोमर हैं कतर से और इसके अलावा जितेंद्र कुमार शर्मा हैं अलवर से। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो आप लोगों ने फरमाइश की कहानी की वो जल्दी आपकी बारी आएगी। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।